आप सभी का कि आज आप लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं और बहुत भारी मन से, क्योंकि हम लोग राजनीतिक लोग नहीं हैं और हम लोग तो अपनी नौकरी छोड़ छाड़ के राजनीति में सिर्फ इसलिए आए हैं क्योंकि अपना गुजारा तो ठीक हो रहा था, अपना घर तो ठीक चल रहा था। लेकिन जब वापस आते थे अपने घर पे, अपने गांव में, हरियाणा में जब आते थे तो ये देखा नहीं जाता था कि हर घर के साथ बेरोजगार युवा का भविष्य धीरे धीरे खराब होता जा रहा है। कोई नशे की लत में चला गया, कोई क्राइम की तरफ जा रहा है। वो चीजें बर्दाश्त नहीं होती थी, इसलिए लड़ने के लिए मैदान में कूद पड़े। लेकिन आज बहुत भारी मन से आप सबको प्रणाम करता हूं। आप लोग एक ऐसी घड़ी में यहां पर इकट्ठा हुए हैं, यहां आपको होना नहीं चाहिए था, आपको सरकारी दफ्तरों में बैठे होना चाहिए था, सरकार को के पहियों को बहुत तेजी से घुमाते हुए होना चाहिए था। आप लोग आज यहां बैठे हैं, इस बात का अफसोस है। कहीं ना कहीं इसके लिए हम अपने आप को जिम्मेदार मानते हैं कि राजनीति इतनी अच्छी नहीं कर पाए कि आप लोगों के लिए रास्ता साफ हो सके। इसलिए बहुत भारी मन से सबसे पहले आप सबको प्रणाम करता हूं। अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले, ये एक ऐसे दौराहे पे इस वक्त आप लोग आके खड़े हो जहां पे या तो जिंदगी कामयाबी की तरफ बढ़ सकती है या फिर जिंदगी बर्बादी की तरफ बढ़ सकती है। और आज हर युवा ये सवाल पूछ रहा है। भाई ने अभी कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों के मुद्दे को ठीक तरीके से रख सकते हैं। हम लोग रखा, हमने इसलिए रख पाए क्योंकि आप लोगों ने आके आपसे चर्चा की, आप लोगों से समझा कि क्या है मुद्दा, इसलिए रख पाए। और जितने आप सामने की तरफ, जितने मैं ये बोर्ड देख रहा हूं आप लोगों के कि ग्रुप सी डी की भर्ती 56-57 की प्रक्रिया जो कोर्ट में अटकी हुई है, ये सारी चीजों को मैंने आप लोगों की टीम से अलग अलग समय पे मिलकर बहुत अच्छे तरीके से समझा है और समझ लिया, इसलिए उस पर बोल पाते हैं। मैं तो एक बेसिक सा सवाल ये पूछना चाहता हूं कि क्या खट्टर साहब को सीईटी की समझ है कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट रखा क्यों था? और अगर किसी के कहने से, समझाए बुझाए से अगर सीईटी का एग्जाम रख दिया था, मुझे तो आज तक गणित समझ में नहीं आया। आप लोगों को अगर समझ में आया हो तो मुझे बताना। शायद 3.5 लाख के आसपास बच्चे सीईटी क्लियर करके बैठे हैं, ऐसा ही है? 3.5 लाख के आसपास बच्चे सीईटी क्लियर करके बैठे हैं। मतलब नाम है टेस्ट का कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। जिसने वो टेस्ट पास कर लिया मतलब वो एलिजिबल है, ठीक है, नौकरी के लिए एलिजिबल है वो आदमी। 2 लाख सरकारी नौकरियां पूरे हरियाणा के अंदर, एक झटके में 2 लाख नौकरी दे देनी चाहिए थी, क्योंकि 3.5 लाख युवा एलिजिबल आपके टेस्ट के हिसाब से पास करके बैठे हैं। उन सबको नौकरी मिलनी चाहिए थी, फिर अगले 1.5 लाख के बारे में सोचना चाहिए था। तो ये पहला फेलियर है सरकार का कि सीईटी एग्जाम भी आपने कराया और आज भी 4 साल हो गए सीईटी के ये प्रोसेस को चलते हुए, पूरा इसकी प्लानिंग और प्रोसेस को चलते हुए। आज भी अगर 2 लाख सरकारी नौकरी खाली है तो इसका मतलब सरकार नाकाम रही। जिस चीज के लिए इनको वोट दिया गया था उस मामले में ये फेल हो गए पूरी तरीके से, इसलिए आज आप लोगों को सड़कों पे आना पड़ा, इसलिए आज आप लोगों को अपनी मांग उठानी पड़ी। दूसरी बात, ये जो 56-57 वाली आप बात करते हैं, 56-57 के रिजल्ट की, ये कोर्ट में अटका हुआ है मामला। ये कोरी बकवासबाजी है कि सरकार के हाथ में नहीं है, ये मामला कोर्ट में अटका हुआ है। आपको जो भी अपना जवाब फाइल करना है, आप उसका एफिडेविट फाइल करके, सरकार अगर अर्ली हियरिंग की रिक्वेस्ट लगा दे, कोर्ट को कोई दिक्कत थोड़ी है। कोर्ट तो सिर्फ अगली डेट तक आपको समय दे रहा है सरकार को कि आप क्या निर्णय लेते हो, और कोर्ट नहीं इसमें कुछ भी तय करता। ये जितनी भी सरकारें ये बोलती हैं कि कोर्ट तय करेगा, जी हमारे पास नहीं है मामला, वो झूठ बोलती हैं। कोर्ट सिर्फ समय देता है कि सरकार अपना निर्णय बताए कि इस पॉलिसी के बारे में आपका क्या डिसीजन है, और कोर्ट उस पर यह बताएगा कि आपका डिसीजन सही है या गलत है। जब आपको पता चल चुका कि किसी एक वजह से कोर्ट ने ये, आपका पूरा रिजल्ट अभी कोर्ट के अंदर फंसा हुआ है, तो क्या सरकार उसका संज्ञान लेकर के उसमें अपना एफिडेविट फाइल करके कि हम ये करेक्शन करना चाहते हैं, हम इसको इस तरीके से करना चाहते हैं, क्या उसकी अर्ली हियरिंग की रिक्वेस्ट नहीं दे सकती सरकार? सरकार उसकी अर्ली हियरिंग की रिक्वेस्ट दे देती तो मुझे लगता है कि ये मामला कोर्ट से निकाला जा सकता है। ऐसे ढेरों उदाहरण आप पूरे देश में देखेंगे तो पहले भी बहुत सारे मामले हुए हैं जिसमें सरकार अपने आप चली गई कोर्ट के पास कि जी हम ये डिजायर्ड चेंजेस कर रहे हैं और इसके हिसाब से आप हमें रिजल्ट निकालने की इजाजत दे दो, और कोर्ट ने इजाजत उसकी दी है। तीसरी सबसे बेतुकी बात जो मुझे लगती है इस पूरे प्रोसेस में, अब ये कह रहे हैं कि ग्रुप डी की भर्ती कर लेंगे पहले। कैसे कर लोगे यार? कोई अक्ल नाम की चीज है कि नहीं है? कैसे करोगे? आपने ग्रुप डी में मान लो 15,000 पोस्ट पे भर्ती कर दी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, फिर ग्रुप सी का रिजल्ट आएगा, उस 15,000 में से 12-13,000 ग्रुप सी में हो जाएंगे।
वो सारे छोड़ के चले जाएंगे। एक तो आपकी पूरी भर्ती प्रक्रिया बकवास हो गई, उसमें कोई भर्ती हुई नहीं, सरकार का नुकसान। और दूसरा, इन बच्चों का इधर से उधर चक्कर कटेगा, इनका नुकसान। और तीसरा, जिन 12-13 हजार बच्चों को ग्रुप डी में भर्ती मिल सकती थी, उनका नुकसान। अब वो अगली भर्ती का इंतजार करेंगे। तो ये सारी चीजें ये दिखाती हैं कि सरकार बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगा रही इस पूरे प्रोसेस में कि कैसे भर्तियां होनी चाहिए। और अंतिम बात, मैं बार बार खट्टर सरकार से ये सवाल पूछता हूं, आज फिर क्योंकि ये आपकी बेरोजगार छात्रों की एक महापंचायत हो रही है, आज फिर ये सवाल पूछता हूं, कोई तो दीन ईमान होता होगा, एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति की जुबान की कोई तो कीमत होती होगी। 6 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री जी ने आधिकारिक तौर पे अपने ट्विटर पे भी, अपने बयान में भी आधिकारिक तौर पे ये कहा कि ग्रुप सी और डी की 50,000 नौकरी साल 2023 के अंदर हम देंगे। ये 6 जनवरी 2023 का मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का बयान है। मैंने उनको पहले भी कई मंचों पे खुली चुनौती दी है, फिर दे रहा हूं। 50,000 हो जाती है खट्टर साहब, बहुत ज्यादा। आपके शिक्षा मंत्री को गिनती विनती आती नहीं, हो सकता है हमसे भी नहीं गिने जाए 50,000। मैं खुली छुट्टी देता हूं, 1,000 नौकरियों की साल 2023 के अंदर अगर खट्टर साहब लिस्ट सार्वजनिक कर दें, मैं राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लूंगा, राजनीति छोड़ दूंगा। 1,000 नौकरी की भी अगर लिस्ट जारी कर दें, और अगर 50,000 का वादा करने के बाद अगर 1,000 नौकरी की भी लिस्ट जारी नहीं कर सकते, तो उनको कोई हक नहीं है कुर्सी पे बने रहने का। उनको युवाओं से, हरियाणा के युवाओं से नाक रगड़ के माफी मांगनी चाहिए। इतनी बड़ी गलती उन्होंने की है कि वादा करने के बाद भी इन युवाओं का वादा तोड़ते हैं। फिर पॉलिसी आती है, मैं बहुत ज्यादा पॉलिटिकल नहीं बोलना चाहता क्योंकि आप लोग सब छात्र हो। फिर पॉलिसी आती है, कहते हैं कि जो कंवारे रह गए उनको पेंशन देंगे ये लोग, है ना, कहते हैं। मैंने सिर्फ एक चीज पूछी थी, मैंने सिर्फ इनसे एक चीज पूछी थी, भाई ये कह रहे हैं कि जो कंवारे रह गए उनको ये पेंशन बांधेंगे उनकी। मैंने इनसे ये कहा था, खट्टर साहब 9 साल हो गए आपको सरकार में बैठे हुए, 9 साल पहले अगर नौकरी दे देते इन बच्चों को तो घर भी बस जाता और आप न्योते अटेंड करते करते परेशान हो जाते। इतनी शादियां हरियाणा के अंदर हो जाती, ना ये कंवारे रहते ना ये पेंशन देनी पड़ती। इसका मतलब आपकी समस्याओं की जड़ यही है कि आपकी सोचने की दिशा सही नहीं है, आपकी सोचने की दिशा खराब है। आपको बार बार, हमको भी कहते हैं लोग, हमको बार बार क्या कहा जाता है, हमको ये कहते हैं जी स्कूल के ऊपर राजनीति मत करो, अच्छी बात नहीं है। कहते हैं अस्पताल के ऊपर राजनीति मत करो, अच्छी बात नहीं है। अब कहते हैं जी युवाओं की नौकरी के ऊपर राजनीति मत करो, अच्छी बात नहीं। तो किस बात पे राजनीति करें? स्कूल पे मत करो, अस्पताल पे मत करो, बिजली पे मत करो, पानी पे मत करो, युवाओं के रोजगार, किस बात पे राजनीति करें? जात पात पे राजनीति करें, धर्म पे राजनीति करें, किस बात पे राजनीति करें भाई? जिस मुद्दे के ऊपर ये सारे, आप सारे वोट नहीं दोगे क्या जब चुनाव आएंगे? सारे लोगों का वोट है ना। वोट किस उम्मीद से देते हो? इसी उम्मीद से देते हो ना कि कल को हमें नौकरी मिलेगी। यही तो राजनीति है। और जब राजनीति करने की बारी आए तो 5 साल तक ये कहो ना ना ना, इस मुद्दे पे मत करो, इस मुद्दे पे मत करो। तो इसलिए मैं आप सब लोगों को भी आज ये कहने के लिए आया हूं कि जब अपनी मांग पूरी ना हो, जब सरकार आपके बारे में सुनना बंद कर दे, तो फिर आप लोगों को भी बुलंद आवाज में, चाहे सड़क पे खड़े होकर संघर्ष करना पड़े, चाहे अपने वोट के जरिए इनको जवाब देना पड़े। सक्रिय राजनीति में आने से कभी घबराना मत। इन नेताओं के सामने खड़े होकर सीधे तौर पे आप लोग ये कहना कि अगर तुम हमारा काम नहीं करोगे, हमें रोजगार नहीं दोगे, नौकरी नहीं दोगे, तो हम लोग भी आपके बीच में आ जाएंगे, हम लोग भी राजनीति करेंगे, अपने दम पे करेंगे। तो इसलिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत आभार कि आप लोगों ने कम से कम अपने विषय के लिए, अपने मुद्दों के लिए पहला कदम उठाया, बाहर निकलने की हिम्मत की। और समाज के जितने भी साथी, चाहे वो किसी ऑर्गेनाइजेशन से हो, किसी भी पार्टी से हो, जो आज आपके साथ खड़े हैं, उनका भी बहुत बहुत आभार कि वो आपका साथ देने के लिए आज आपके बीच में पहुंचे हैं। एक बार बुलंद आवाज में भारत माता का नारा मेरे साथ बुलंद कीजिएगा। मैं समझूंगा कि आप तक मेरी बात पहुंची है और हम सब इस लड़ाई में एक साथ खड़े हैं। बंद मुट्ठी करके, हाथ ऊपर करके, पीछे तक सभी साथी एक साथ नारा लगाएं, भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब,
और एक नारा अपने लिए अपना लो, ये आप ही बच्चों में से किसी ने मेरे सोशल मीडिया पे डाला था, मुझे शब्द ब शब्द याद है कि खट्टर हो या मोदी, इस बार वोटिंग रोजगार पे होगी। ये नारा इस बार अपने जहन में बिठा लो। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे।